नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। साथियों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट्स 6 जो कि CDP का होगा और इसमें 30 प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डोलार्ड, मिलर, पियाजे, बेंड्यूरा और वाल्टर्स ने। तो किसने किया है साथियों? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले? ठीक है, तो बेंड्यूरा और वाल्टर्स ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? देखिए, नहीं पूछ रहा है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो इसमें क्या सत्य नहीं है वो बताना है साथियों। तो इसका रॉन्ग आंसर क्या है? ठीक है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यही गलत है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि कम होती है, उनकी IQ कम होती है, बहुत बुद्धिमान और तथा परिपक्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम के कुछ पक्षों से क्या करते हैं? वो संघर्ष करते हैं, किसी फील्ड में उनको परेशानी होता है। ठीक है, डैश प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था को। चलिए आगे चलता है। निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्च निष्ठता की भावना का। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एकता और सहयोग की भावना का विकास होता है एक साथ पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रिय जनित कामक अवस्था, ये सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात कर रहा है। देखिए क्या बताए थे आप लोगों को कि पियाजे ने चार अवस्था में डिवाइड किया है, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑब्सेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ठीक है, तो इंद्रिय कामक सेंसरी की बात हो रही है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये फॉर्मल स्टेज की बात है। इसका क्या है? इसका 0 से 2 वर्ष आप कह सकते हैं कि ये जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसमें आंसर हो जाएगा क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, उसकी लंबाई और संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की जांच करना, बच्चों में तथ्यों के संगठन की जांच करना, बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना, बच्चों में निर्वचनात्मकता की जांच करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बच्चों में क्या करने के लिए ऐसा किया जाता है? बच्चों में भाषाओं में लिखने की जांच करने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? देखिए क्या पूछा है, नहीं है। आप लोग हाँ मत बताइएगा। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना ये एक्चुअली में विशेषता होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझना, ठीक है, ये भी होगा। ये होता है विशेषता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बालक को केवल, देखिए यहाँ केवल, यही आंसर हो जाएगा। तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना और बालक को मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना, ये भी विशेषता होता है, इसलिए यहाँ पूछा है नहीं, इसलिए हो जाएगा आंसर 3। चलिए देखिए, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, उनकी मानसिक आयु क्या है 18 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए इसका तो आपको बताए थे फॉर्मूला, IQ बराबर क्या होता है, मेंटल आयु बटे क्रॉनिकल आयु 100 100 गुना 100। तो मेंटल आयु जिसकी आयु, देखिए मानसिक आयु क्या है 18 वर्ष है, और क्रॉनिकल आयु क्या है 15 वर्ष है, और गुना कर दीजिए 100 का, काट दीजिए 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, और 3 से 6 बार में, और इसको 20 छक 20 120 हो जाएगा इसका मानसिक आयु। उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी, उसकी IQ 120। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कथनों में वृद्धि एवं वृद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है और बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार है ताकि कम से कम त्रुटि हो, और उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व पता चलता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक में को निम्नलिखित में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। अलग अलग छात्रों की तुलना करने से बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। ठीक है, देखिए छात्रों को बुद्धिमान और औसत उपाधि, छात्रा की उपाधि देने से, ओके, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। ठीक है, तो किसके प्रति क्या रहना चाहिए, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है प्रति सचेत रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, शैक्षिक और सह शैक्षिक छात्राओं के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने से। ठीक है, देखिए निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक कौन सा सिद्धांत दिए हैं, यही क्वेश्चन। प्रभाव का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, सीखने के प्रबल सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीखने का प्रबल सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, और स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यताएं पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए ये भी नहीं होगा। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पुरुषों सुझावों के प्रति अधिक, ये भी नहीं होगा। देखिए स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ठीक है, आंसर 1। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षक को विद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। ठीक है, देखिए आकलन की प्रक्रिया के दौरान पूछ रहा है, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वो बेहतर ढंग से कार्य कर सके, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करें। ठीक है, तुलना नहीं होगा। शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर बुद्धि ये भी वर्गीकृत नहीं कर सकते, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, एक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले कौन किया था। व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी आदमी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इसको समझने का सबसे पहले क्या किया था, प्रयास किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर,
टाइलर, स्किनर और गाल्टन ने। तो किसने किया था साथियों? सबसे पहले क्या किया था, किसने किया था प्रयास? गाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर 4। शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी पदार्थ करना, ग्रेडिंग पद्धति, ठीक है, तुलनात्मक मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, तुलना कर नहीं सकते हैं, ठीक है, और प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था और किशोरावस्था। अनुकरण, देखिए, इमिटेशन कब करते हैं हम लोग? बचपन में। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सीधी सी बात, ये शैशवावस्था में किया जाता है ऐसा। जब हम लोग शैशवावस्था में रहते हैं तो अनुकरण करते हैं दूसरे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? देखिए क्या पूछ रहा है, उद्देश्य नहीं है। याद रखने पर बल देने के लिए बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ठीक है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ठीक है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ओके। और बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका साथियों? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आम बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए। सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों का समानता, सभी उच्च जाति बालकों से अलग करके, देखिए ये तो होगा नहीं, अलग करेंगे नहीं। प्रति नीची जाति का ये भी नहीं, भेदभाव नहीं करना है, केवल छुआछूत की भावना भी नहीं रखना है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? ठीक है, जो बिल्कुल ही पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, दृश्य सामग्री की बात हो रही है। तो जो अंधा है वो तो देख ही नहीं पाएगा, ठीक है, या फिर जो आंखों से अधिक देख पाते हैं, ठीक है। सबसे कम लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उसको देखने वाले में कम फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन क्रिएटिव बनाता है? क्वेश्चन यही है। अधिक शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए अवसर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा के अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। कह रहा है सृजनात्मकता, क्रिएटिव कौन बनाएगा? अवसर जब तक नहीं देंगे तब तक क्रिएटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन 22। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कर्ट लेविन द्वारा, स्किनर द्वारा, आशुवेल द्वारा, जीन पियाजे द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का कर्ट लेविन ने इसका प्राकृतिक दशा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, ज्ञानवर्धन करना और अच्छे संस्कारों में डालना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बालक को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? तर्क के आधार पर, देखिए तर्क के आधार पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? भाषा संप्रेषण में निपुणता, मतलब स्पीच देने में अच्छा हो, ठीक है। असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं और उसकी बोलने की गति। तर्क के आधार पर देखिए
तो इस तर्क जब आ गया यहाँ पे तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा संप्रेषण में निपुणता तक, ताकि वाद विवाद कर सके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? वनमानुष पर किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने और जीन पियाजे ने। तो किसने किया था साथियों? याद करिए, चिंपांजी पे किसने किया था? कोहलर ने किया था। उसी के बारे में, अंतर्दृष्टि विधि के बारे में बात किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड, कोहलर ने। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? देखिए, योगात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक और धनात्मक प्रतिरूप। क्या होता है ये? क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, व्यक्तित्व जो होता है इन्वायरमेंटल, और आपका जो वंशानुक्रम है इसका क्या होता है? गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है। हमेशा याद रखिएगा, गुणात्मक। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि आपका वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है? एक दूसरे का गुणात्मक होता है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने के लिए सिद्धांत सहायक की शिक्षकों की सहायता करता है। ठीक है, ओके। और फिर फोर्थ ऑप्शन है, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। इसका चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लीजिए, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। जिसमें जिसमें केवल है, आंख बंद करके आप इसको काट दीजिए। लीजिए, काट दिए। क्या आ गया आंसर? ठीक है, सामान्य एवं अधिगम अक्षम से इसका आंसर हो गया। देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। समावेशी शिक्षा डैश को शामिल कर अपने उद्देश्यों के, तो सामान्य एवं अधिगम शिक्षण को शामिल कर अपने उद्देश्य को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, कुछ कुछ कीवर्ड आपको सब मित्रों पकड़ना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी और तुरंत बना सकें। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की और अक्षमता। देखिए, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है। कौन सा अक्षमता होता है? तो देखिए, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29 का क्या हो जाएगा? अप्रेक्सिया। देखिए, ये ग्राफ, ये लिखने संबंधित होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिखने दे दिया है जो कि नहीं देना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अप्रेक्सिया में ये सब आ जाता है, लिखने, चलने, टहलने और बोलने। अगर सिर्फ लेखन विकार आए तो आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग को लगाना है डिस्ग्राफिया। ठीक है, चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? देखिए, किसके बारे में बात कर रहा है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता। देखिए, आर्थिक न्याय एवं समानता और सामाजिक न्याय एवं समानता, राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सामाजिक न्याय एवं समानता की बात करती है। हर एक बच्चे को इक्वल ट्रीट किया जाना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए उसके साथ और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ईच एंड इक्वल स्टूडेंट के साथ, मतलब सभी स्टूडेंट के साथ इक्वल व्यवहार होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय एवं समानता। ठीक है मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देख